बच्चों दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता है। अब बात एक चीज समझिए कि हम लोग ये पढ़े थे कि यदि कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब मिलता है, जब लाइट के सोर्स से कंटिन्यूअसली लाइट एमिट होगा तो उससे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, डिसकंटिन्यूअसली लाइट एमिट करेगा तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है जिसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अगर रदरफोर्ड की बात सही है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो एटम में रहता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली लाइट एमिट कर एनर्जी एमिट कर रहा है तो एटम का स्पेक्ट्रम तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, पर कोई भी एटम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं देता। एटम के स्पेक्ट्रम तो डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब रदरफोर्ड की ये बात गलत हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? बुराई का फल बुरा ही होता है। वो कहां चीटिंग उटिंग कर किधर तक बात बोल दिया, बाद में पता चलो बात जो बोला था छी है मतलब गलत है। तो रदरफोर्ड के मॉडल का मेजर ड्रॉबैक क्या था? पहला बात ये कि रदरफोर्ड बोल दिया कि यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है, रदरफोर्ड क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, वो अपने एक्सिस में स्पिन मोशन करता है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसकी ये बात ठीक थी कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आगे जाके और क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते समय कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, वो अपने एक्सिस में स्पिन मोशन करता है। स्पिन मोशन मतलब एक ही जगह में घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, वो अपने एक्सिस में स्पिन मोशन करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बात ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड गलत क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है। तो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है इतना बोल के वो पेपर में छपा दिया। बाकी साइंटिस्ट सब पहुंच गए और गड़बड़ी क्या क्या बताए? वो गड़बड़ी ये बताए कि रद्दू अगर तुम्हारा बात सही है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है तो उस हिसाब से हर इलेक्ट्रॉन को लगातार एनर्जी लूज करना चाहिए। एनर्जी लूज करते करते ऐसा समय आएगा कि हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, और अगर हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस गया तो ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, और अगर ऑर्बिट खत्म हो गया तो एटम को भी खत्म हो जाना चाहिए। पर एटम तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए रद्दू तुम्हारी बात गलत है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता तो एटम को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, जबकि एटम एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात ये कि यदि रदरफोर्ड की ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है तो एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना था, जबकि एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था? कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा था एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए था, पर एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसलिए रदरफोर्ड की बात गलत होगी। ये रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक है। ठीक है, अब एक दूसरा चीज जो क्वेश्चन है, तो रदरफोर्ड का मॉडल का ड्रॉबैक मैं आपको बता दिया। अब एक छोटा सा प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है कि एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम उसका फिंगरप्रिंट क्यों होता है? एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट क्यों होता है वो समझिए। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एनर्जी का फार्मूला हम लोग लिखे थे -13.6 n²z²। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड्रोजन एटम के लिए लिखता हूं तो ये फार्मूला हो जाता है n² 1²। ठीक है, 13.6 n²। ये हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में, मतलब हाइड्रोजन एटम के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। किसके लिए है? फॉर हाइड्रोजन एटम। इसी फॉर्मूले को अगर मैं हीलियम एटम के लिए अप्लाई करूं, ठीक है, तो Z की वैल्यू हीलियम के लिए क्या होती है? 2 होती है। हीलियम के लिए Z2 होता है, तो 13.6 × 4 हो जाएगा। मतलब ये तो हर बार आप Z² हीलियम के लिए क्या लिखेंगे? फॉर हीलियम एटम। हीलियम एटम के लिए बार बार Z की वैल्यू 2 लिखेंगे। 2² मतलब 4। मतलब हीलियम एटम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। हम लोग पिछले क्लास में निकाल चुके थे कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ऑर्बिट और n है ना, यहां लिख लेते हैं हाइड्रोजन के लिए और यहां इसी चीज को हीलियम के लिए लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड के लिए 2 और थर्ड के लिए 3। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें
किसकी एनर्जी? हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, और इसी को हीलियम के लिए निकालते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी निकाले थे, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी निकाले थे, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी निकाले थे। ठीक, अगर इसी चीज को मैं हीलियम एटम के लिए निकालूं तो ये वैल्यूज अलग हो जाएंगी। 13.6 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 54.4 एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा 13.6 इंटू 4 तो 54.4। तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट, हीलियम में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो जाएगी, सेकेंड ऑर्बिट में 2 स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट लाइन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाई 4 तो आ जाएगा 13.6, ठीक है, और 54.4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर मतलब 9 तो आ जाएगा 0.01838। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, देखिए कि हाइड्रोजन एटम में दो ऑर्बिट के बीच जितना एनर्जी डिफरेंस था, क्या हीलियम में भी उतने एनर्जी डिफरेंस है? नहीं, इसमें एनर्जी डिफरेंस अलग है, इसमें एनर्जी डिफरेंस अलग है। तो इसमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसमें जो लाइट मिलेगी उसका वेवलेंथ अलग रहेगा, और इसमें जो लाइट, भाई इसके एनर्जी अलग है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? एच न्यू, न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? सी बाई लेमडा। तो भाई ये तो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ये इसी में समझ लीजिए। एच कांस्टेंट है, तो एच कांस्टेंट है, तो अगर किसी की एनर्जी अलग अलग आएगी तो एच की वैल्यू बढ़ेगी कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगा? फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन के सेकंड से फर्स्ट में आएगा, क्योंकि हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के सेकंड से फर्स्ट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट निकलेगी उतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट किसी एटम से नहीं निकलेगी, क्योंकि हर एटम के लिए Z की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो हर एटम में दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा बिल्कुल अलग होगा। तो हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए जितने एनर्जी की लाइट एमिट होगी उतने एनर्जी की लाइट हीलियम या किसी दूसरे एटम में एमिट नहीं होगी, क्योंकि इनका एनर्जी डिफरेंस अलग होगा, उसका एनर्जी डिफरेंस अलग होगा। तो हर एटम में दो सब्सिक्वेंट ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस हर एटम में अलग अलग होता है। इसलिए हर एटम जो लाइट एमिट करता है वो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, और उतनी वेवलेंथ वाली या फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कोई दूसरा एटम एमिट नहीं करेगा। तो जैसा हमारा फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं खाएगा, वैसी इनका जो लाइन मिलेगी इनके स्पेक्ट्रम में वो इससे मैच नहीं खाएगी, तो इसका लाइट इससे बिल्कुल अलग होगा। इसलिए ये एटम का जो रहता है फिंगरप्रिंट का काम करता है। मैं क्या कह रहा हूं, हर एटम का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, इसलिए हर एटम में दो सब्सिक्वेंट ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस अलग अलग होगा, जैसा मैंने यहां एग्जांपल में आपको बताया। तो हाइड्रोजन जितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट या जितनी एनर्जी वाली लाइट हाइड्रोजन एमिट करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते समय, उतनी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वाली लाइट कोई भी दूसरा एटम एमिट नहीं करेगा। इसलिए ये इसका यूनिक आइडेंटिटी हो गया जिसको आप फिंगरप्रिंट मान सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों इमिशन स्पेक्ट्रम को जो रहता है एटम का फिंगरप्रिंट बोला जाता है। तो हम ये बोलते हैं हर एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इसलिए उसके दो ऑर्बिट में किन्हीं दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या किसी दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो लाइट एमिट होती है, तो उसमें जो लाइट एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होती है उतनी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वाला लाइट कोई भी दूसरा एटम एमिट नहीं करेगा। तो वो एटम का क्या रहता है, फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, ठीक है, एक बार और बोलता हूं, फिर सुनिए। हर एटम का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, इसलिए हर एटम में किन्हीं दो सब्सिक्वेंट ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो अलग अलग है। जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल में लिया हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन के सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस अलग है और इसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस अलग है। तो हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो जितनी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या एनर्जी वाली लाइट एमिट करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी एनर्जी या वेवलेंथ वाली लाइट ये एमिट नहीं करेगा। इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। मतलब हर एटम के लिए ये जो स्पेक्ट्रम में जो लाइट एमिट हो रही है एमिशन स्पेक्ट्रम में वो डिफरेंट होती है, इसलिए एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम उसका फिंगरप्रिंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैंने आपको बताया
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल में जो गड़बड़ी थी उसको दूर करने के लिए या उसी में कुछ इंप्रूवमेंट करके बोर ने क्या बातें बताई वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।